हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। मैं आपको आज सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। अगर इस सेल की बात करें तो सेल जो है हमारी शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल जो है हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल जो होती है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इसकी डिस्कवरी की अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में 1665 में सबसे पहला डेड सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने, डेड सेल की। उसके बाद इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा गया। फिर अगर लिविंग सेल की बात करते हैं, अगर तो लिविंग सेल जो है सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने खोजा था। लिविंग सेल्स एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने लिविंग सेल सबसे पहले खोजा था। फिर न्यूक्लियस की खोज हुई सर रॉबर्ट ब्राउन जी ने की। इसके बाद दो थ्योरी दी गई। मैथियस स्लीडन 1838 में 1838 में जर्मन बोटैनिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी। और मैथियस थ्यूडन सॉन ने 1839 में 1839 में जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद रॉबर्ट बिरचाउ सर ने 1855 में ओमनी सेलुला वर्ड दिया। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही डेवलप होती हैं। नई सेल्स जितनी भी होती हैं वो पुरानी सेल से ही डेवलप होती हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करते हैं तो ये प्रिमिटिव टाइप की होती हैं। ये सेल्स होती है प्रिमिटिव टाइप की होती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो या फिर बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस, वो एब्सेंट होता है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए, आरएनए और जितनी भी जेनेटिक मटेरियल्स होता है डीएनए, आरएनए, और डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं। और राइबोसोम्स की अगर बात करते हैं तो इसमें 17S टाइप का राइबोसोम्स जो है पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, जैसे जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी होती है तो अगर देखा जाए तो वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, ये जो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं। ये जो है वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, या फिर बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस जो है पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और जिसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जितने भी इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं पाए जाते हैं। फिर अगर दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, मेनली दोनों के डिफरेंस क्या है तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो अभी बताया मैंने ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसमें अगर डीएनए की बात करते हैं तो इसमें यूकैरियोटिक जो होता है उसमें मेनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक में सिंगल सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, डीएनए मेनली हिस्टो प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स तो 17S टाइप का, राइबोसोम्स 70S टाइप का जो है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 18S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। पिली फिम्बरी की अगर बात करते हैं तो पिली फिम्बरी जो होते हैं प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक में। पिली फिम्बरी
न्यूक्लियाई और फिमरी जो होती है प्रेजेंट होती हैं, जो अटैचमेंट और मूवमेंट में मदद करती हैं, अटैचमेंट और मूवमेंट में मदद करती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में एब्सेंट होती हैं। गैस वैक्यूल्स प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। गैस वैक्यूल्स का मेनली अगर फंक्शन की अगर बात करें तो गैस वैक्यूल जो होता है गैस को स्टोर करके रखता है, तो इसीलिए सेल जो है हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है तो किसी भी लिक्विड, जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं या फिर जल हो गया, पानी हो गया जैसे, तो उसमें वो आसानी से तैर सकती हैं, इसीलिए इसमें जो होता है गैस वैक्यूल्स पाया जाता है। फ्लैजिला तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का पाया जाता है। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती हैं, तो साइज जो होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं फास्टली मल्टीप्लाई करती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, ना ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं, तो इसलिए वो फास्ट जो है मल्टीप्लिकेशन करती हैं, डिवाइड करती हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो स्लो करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं तो उनको डिवाइड होने में थोड़ा सा समय लगता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्लांट एनिमल्स में पाई जाती हैं। सेल की स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, जो है ये हमने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें ये बीच में न्यूक्लियस पाया गया है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ये राइबोसोम्स होते हैं, इन राइबोसोम्स होते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियोलस पड़ा होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये लाइसोसोम्स होते हैं। ये जो इसमें लिक्विड फॉर्म पड़ा रहता है उस साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। ये गोल्जी बॉडीज होती हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो इसमें राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें आप नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेंट्रियोल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर चलो इन सब के बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का ये मतलब होता है कि उसमें कुछ ही चीज़ें जो है जा सकती हैं, कुछ ही चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं। अगर विदाउट ज़रूरत की कोई भी चीज़ें जाती नहीं है इसके अंदर। और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। बाहर कवरिंग होती है तो इसीलिए ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसकी अगर बात करें किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो ये मेनली प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स होती है, लिपिड होते हैं, शुगर से मिलकर बना होता है। और ये मेनली जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, तो उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। फिर साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं तो ये जेलेटिनस लिक्विड होता है। साइटोप्लाज्म जेलेटिनस लिक्विड होता है। वाटर सॉल्ट, इसमें जो होते हैं वाटर सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स को ये भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। हाँ सॉरी, उसमें मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कैलिकर सर ने 1850 में किया था। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है, इसी में जो है क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल चलती है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, क्रेब्स साइकिल से हमें एनर्जी मिलती है। इसकी अगर यूनिट्स की बात करें, जैसे ह्यूमन बॉडी की जो है यूनिट क्या है, सेल्स है, इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट की बात करें तो क्रिस्टी है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट की अगर बात करते हैं तो क्रिस्टी होती है। ये जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कराने में मदद करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में खासियत होती है कि उसका खुद का राइबोसोम्स उसमें पाया जाता है, जो कि 17S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। और इसी के अंदर जो है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है पाया जाता है।
और जो डिवीजन की अगर बात करते हैं तो हर एक सेल्स अपना अपना मतलब अपनी ग्रोथ करेगी तो डिवाइड करेगी ना, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करती है। इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन होता है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। इसी वजह से इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, और चौड़ाई की अगर बात करते हैं 0.2 होती है। सॉगेज शेप पाया जाता है ये। फिर गोल्जी बॉडीज़ की अगर बात करते हैं तो गोल्जी बॉडीज़ की जो डिस्कवरी है सर कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी, 1898 में की थी। इनका स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं ये रेटिकुलेट स्ट्रक्चर की होती हैं। इसकी इसी प्रकार जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की थी क्रिस्टी यूनिट जो है क्रिस्टी थी, इसी प्रकार से गोल्जी बॉडीज़ की जो बेसिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं सिस्टर्नी होती है। बेसिक यूनिट क्या होती है? सिस्टर्नी होती है। बेसिक यूनिट सिस्टर्नी होती है जो कि फ्लैट डिस्क शेप होती है, फ्लैट डिस्क शेप होती है। इसके दो फेजेस होते हैं। इससे जो स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडीज़ का, इसके दो साइड्स होते हैं, फेज बोल सकते हैं फिर साइड्स बोल सकते हैं। एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। सिस फेज एक ट्रांस फेज होता है। गोल्जी बॉडीज मेनली प्लांट सेल्स में, जो प्लांट सेल्स होती है तो उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। प्लांट सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल का जो है फॉर्मेशन करता है। सेल डिवीजन के टाइम पे, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सेल प्लेट क्या होता है? जिससे प्लांट सेल्स होती हैं उसमें सेल प्लेट बनती है। जब सेल जो है दोनों सारे ऑर्गेनल्स डबल हो गए, न्यूक्लियस डबल हो गया, क्रोमेटिन डबल हो गया, तो सेल को डिवाइड होना होता है, तो इसीलिए बीच में से प्लेट्स बनती हैं जिससे सेल डिवाइड होती है। तो उसमें जो होता है गोल्जी बॉडीज ही सेल प्लेट का फॉर्मेशन करवाती है। लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज ही कराती हैं। लाइसोसोम्स होते हैं ना जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, सेल के जो अंदर जो विदाउट मतलब जो खराब चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करता है। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह थिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। थिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। थिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। प्रोकैरियोटिक और मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में और मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेनली इसके दो टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। स्मूथ होता है, उसमें राइबोसोम्स पाया नहीं जाता, तो इसीलिए ये स्मूथ है। तो स्मूथ मतलब इसे याद कर सकते हैं कि लिपिड जो होता है, लिपिड फैट होती है। स्टेरॉइड भी एक फैट होता है एक तरह का, ठीक। तो ये जो होता है चिकना होता है, तो इसमें जो होता है राइबोसोम्स पाया नहीं जाता, इसीलिए इसको स्मूथ बोलते हैं। तो इसे ये याद कर सकते हैं कि लिपिड या फैट का स्टोरेज करता है। और ये जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर्स में भी पाया जाता है, लीवर सेल्स में भी पाया जाता है। तो उसमें जो है अल्कोहली डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन करता है। अल्कोहली डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन करता है लीवर्स के अंदर। फिर अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है 18S टाइप का, ये यूकैरियोटिक सेल्स है, एनिमल सेल्स है, तो इसमें 18S टाइप का राइबोसोम्स जो होता है प्रेजेंट होता है। 18S टाइप का जो है राइबोसोम्स पाया जाता है। ये प्रोटीन्स का, इसमें राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम का फंक्शन मेनली क्या होता है? प्रोटीन्स का सिंथेसिस ही ना, तो ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाते हैं, और प्रोटीन्स का जो होता है मॉडिफिकेशन भी करते हैं। और सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन जब होता है तो जब सेल का न्यूक्लियस जो है क्रोमेटिन जो है डिवाइड हो जाते हैं, तो उसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करते हैं। राइबोसोम्स जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर अगर लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो लाइसोसोम्स जो होता है यह एक प्रकार की थैलियाँ होती हैं। ये जो होती है एक प्रकार की थैलियाँ होती हैं। इन थैलियों में जो होता है 30 से 35 30 to 35%
टाइप्स के जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स का पीएच की बात करें तो एसिडिक होता है, तो मेनली 7 से कम ही होगा, तो इसका पीएच जो होता है 5 होता है। मेनली कितना होता है? 5 होता है। पीएच इसका जो होता है 5 होता है। और जो इनका फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी से जो होता है इनका फॉर्मेशन होता है। गोल्जी बॉडी से जो है इनका फॉर्मेशन होता है। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो मेनली कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज में बदलता है, प्रोटीन्स को प्रोटीएज में बदलता है, लिपिड को लाइपेज में बदलता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएज में बदलता है। जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम्स, तो ये वेसिकल्स अगर फट जाती हैं, बाई चांस अगर फट गई, तो अगर फट जाती हैं तो ये पूरी सेल्स को मार देती हैं, पूरी सेल डेड हो जाती है। किसी भी तरह से अगर ये फट जाती हैं तो ये पूरी सेल को डेड कर देती हैं। इसी वजह से इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है इनको, इसी कारण से इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। फिर राइबोसोम्स की बात करें तो जॉर्ज पैलाडे सर ने जो है राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी। जॉर्ज पैलाडे सर ने जो है राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी। तो ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होता है। ग्रेनुलर मतलब छोटे छोटे गोले आकार की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। और ये मेमेलियन, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी होती है, उसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और ये राइबोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर बात करें तो सेल के सबसे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं राइबोसोम्स ही होते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलके ये दोनों बनते हैं। आरआरएनए और प्रोटीन से मिलके जो होता है राइबोसोम्स बनता है। इसमें इसकी 2 यूनिट्स होती हैं जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, तो 17S टाइप का प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में 18S टाइप का पाया जाता है। यह प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स का मेनली फंक्शन क्या होता है? तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं ये। फिर बताते हैं तो सेंट्रोसोम्स, इसके बाद 8 नंबर का ऑर्गेनेल्स होता है सेल का, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स होता है, इसका मेन फंक्शन अगर बात करते हैं तो इसके मेन फंक्शन क्या होता है? तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। सेल डिवीजन के समय पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। यह जो होता है सेल के लिए जो होता है मोस्टली सेल में, प्लांट सेल जो होते हैं उसमें एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स में तो पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल्स में जो होता है एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सेंट्रोसोम्स, अगर सेंट्रोसोम्स की बात है तो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। सेंट्रोसोम्स जो होता है 2 सेंट्रियोल से बन के मिला होता है, जो कि 90 डिग्री पर ऐसे जो होता है 90 डिग्री पर 2 सेंट्रियोल जुड़े होते हैं, उससे जो होता है सेंट्रोसोम्स मिलकर बनता है। ये बैक्टीरिया में जो होता है सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है। सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन सेंट्रोसोम्स की ही मदद से होता है। फिर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस डायरेक्टर ऑफ द सेल्स होता है। न्यूक्लियस जो है डायरेक्टर ऑफ द सेल्स होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इसकी खोज की बात करें तो हमने पहले ही बताया था, रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में जो है इसकी डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन सर ने। अगर इसमें नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें जो है कुछ में पाया जाता है, कुछ में एब्सेंट होता है। रॉबर्ट ब्राउन सर ने 1831 में खोजा था। तो ये अगर बात करें तो कुछ में जो होता है जो न्यूक्लियस होता है एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं, कुछ में एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लिक्विड इंडोस्पर्म होता है।
लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है उसमें एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसी प्रकार से स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, ह्यूमन बॉडी की स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। बट अगर बात करें तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी ह्यूमन बॉडी की जो आरबीसी होती, तो जब तक वो मैच्योर नहीं होती तब तक तो उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, लेकिन उसके बाद जो होता है जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में ही जो है न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स का, इसीलिए इसको जो होता है राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहा जाता है। न्यूक्लियोलस को जो होता है राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहा जाता है। न्यूक्लियस में ही क्रोमेटिन पाया जाता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमेटिन जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका मेन फंक्शन की बात करें तो क्रोमेटिन का मेन फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, तो सौभाग्य सी बात है जेनेटिक जो क्या कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाना। जहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ख़त्म होता है, डीएनए सेल का स्ट्रक्चर समाप्त होता है। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर करें। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा AK स्टडी ऑफिशियल, उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।